हे गाइस व्हाट्स अप, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। हम लोग कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट नवंबर 22 का मैराथन। और काफी सारे सेशंस हमारे हो चुके हैं। टुडे इज द फिफ्थ सेशन, मतलब डीटी का आज ऑलमोस्ट आखिरी सेशन है, क्योंकि कल वाले सेशन में तो हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चंस करेंगे, विच इज बेसिकली द कंसोलिडेशन पार्ट ऑफ द एंटायर डीटी। तो बड़ा सही चल रहा है यार, अच्छा खासा रिवीजन हो गया हम लोगों का। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी इसको बहुत इंजॉय किया होगा और आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा होगा ये। एनीवे सो हम लोगों का ये 17th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। वी डन विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, सैलरीज, पीजीबीपी, क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, ये सब हम लोग कर चुके हैं। और आज के हमारे एजेंडा में एग्जेम्प्ट इनकम्स, रेजिडेंशियल स्टेटस और रिटर्न फाइलिंग है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस जो भी पीडीएफ्स में यहां पर यूज करूंगा उसके लिंक्स, उसके पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके वो वाली पीडीएफ्स ये वाली यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, एग्जेम्प्ट इनकम्स। तो कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो जिन पर टैक्स लगता नहीं है। देखो, there's a difference between deduction and exemption। ठीक है, डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा है वो पहले आपकी इनकम में इंक्लूड किया जाता है, पहले आपकी इनकम में ऐड किया जाता है और उसके बाद उसको उसमें से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद माइनस कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज डिडक्शन। अगर टोटल इनकम में से आप कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसको टेक्निकली डिडक्शन बोल रहे हैं, कि आपकी इनकम में से वो चीज डिडक्ट की जा रही है, रिड्यूस की जा रही है, हटा दी जा रही है, माइनस कर दी जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इनकम आपकी इनकम ही ना मानी जाए, कोई इनकम आपकी इनकम ही ना मानी जाए, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम आपकी इनकम ही नहीं मानी जाती। ठीक है, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं और उस पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट का शेयर आपको मिलता है, आपके हिस्से का शेयर आपको मिलता है, वो आपकी इनकम मानी ही नहीं जाती। ठीक है, वो आपकी इनकम मानी ही नहीं जाती। ऐसा नहीं होता कि वो पहले आपकी पीजीबीपी इनकम में आएगी और उसके बाद लेस कर देंगे कि ये तो पार्टनरशिप फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है तो ये डिडक्ट हो जाएगा। नो, वो इनकम में ऐड ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमने कई सारे क्वेश्चंस क्लासेस में किए हैं एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड। जैसे ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी वाला है, तो टी वाले में 60% बिजनेस इनकम है, और सॉरी 60% एग्रीकल्चरल इनकम है और 40% बिजनेस इनकम है। तो अगर कहीं पर भी आपको दिखता है प्रॉफिट्स फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, तो जो भी वो प्रॉफिट होता है उसका आप अपनी इनकम में पीजीबीपी में कितना पोर्शन ऐड करते हो? सिर्फ 40%। आप ऐसा नहीं करते कि आप पहले 100% उसको ऐड कर देते हो, फिर कहते हो लेस एग्रीकल्चरल इनकम डीम्ड टू बी 60%, तो उसको माइनस करते हो। नहीं, आप ऐसा नहीं करते हो। ठीक है, ऐसा करोगे तो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। आंसर आपका वही आएगा बट टेक्निकली इट विल बी रॉन्ग, राइट? क्योंकि जो एग्रीकल्चरल इनकम है, जैसे ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो उसमें 40% इनकम ही आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। तो बाकी जो 60% है दैट इज एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट है आपकी, तो वो आएगी ही नहीं। ठीक है, चलो, तो एग्जेम्प्ट इनकम्स के लिए सेक्शन 10 होता है, उसके बारे में हम लोग एक बार क्विकली बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 10(1) जो कि एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में बात करता है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम लोग पीजीबीपी करते समय कर चुके हैं, राइट? तो अभी पीजीबीपी का मैराथन 2-3 दिन पहले ही हुआ था। कब हुआ था यहां पर देख के बता देता हूं, 19th को। टुडे इज व्हाट, 21st, राइट? तो परसों हुआ था। तो परसों हम लोगों ने एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड जो भी प्रोविजन से उनको रिवाइज कर लिया था, तो आप लोग वो वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है 10 सबसेक्शन 2। Since the HUF is taxed in respect of its income, the share income is exempt from tax in the hands of the member। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? HUF को कोई भी इनकम हुई ठीक है, HUF को अगर कोई भी इनकम हुई तो HUF की इनकम पर HUF को टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर उस इनकम का कोई भी शेयर उसके किसी मेंबर को दिया जाता है, सॉरी यार आपको पता ही है तबियत खराब चल रही है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर सेशंस पे सेशंस किए जा रहे हैं। ये जब आपके एग्जाम जब खत्म होंगे तो उसके बाद ये तबियत भी ठीक होगी, बट ठीक है। तो जैसे पार्टनरशिप फर्म का केस होता है, तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म को जब भी प्रॉफिट होता है तो पार्टनरशिप फर्म पेज टैक्स ऑन दैट प्रॉफिट, राइट? सो उस प्रॉफिट का जो भी शेयर पार्टनर्स के हाथ में जाता है वो पार्टनर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो सेम इज द केस विद एचयूएफ एज वेल। किसी भी एचयूएफ की अगर कोई भी इनकम होती है तो उस पर टैक्स एचयूएफ पे करती है एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो उस शेयर का, उस प्रॉफिट का अगर वो अपने मेंबर्स को कुछ भी शेयर बांटती है तो मेंबर्स के हाथ में दैट इनकम इज एग्जेम्प्ट, तो मेंबर्स के हाथ में फिर से टैक्स नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट, 10(2)(a) पार्टनर्स शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म और एलएलपी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसके बारे में भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। 10(4) income by way of interest on monies standing to his credit in a non-resident external account। ये एक एनआरई अकाउंट होता है। इसके बारे में डिटेल में आप लोग या तो फेमा एक्ट में पढ़ोगे, या तो नहीं, मतलब फेमा एक्ट में पढ़ोगे, या तो से मेरा मतलब था या तो सीए फाइनल में पढ़ोगे या तो सीए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। आई डोंट नो आपके लॉ के सिलेबस में फेमा एक्ट है या नहीं है।
ठीक है। लेकिन अगर फेमा एक्ट होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट वाला, तो अगर वो फेमा एक्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, तो अगर वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वाला जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा ये एनआरई अकाउंट होता क्या है। तो बेसिकली कोई भी जो फॉरेनर, जो भी हमारे इंडिया के लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो उनका एक एनआरई अकाउंट होता है, तो इंडिया के थ्रू ट्रांजैक्ट करने के लिए। अभी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इतना समझ लो, एनआरई अकाउंट में जो भी बैलेंस है उस पर अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट का इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, वो इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक। फिर 10 सबसेक्शन 6, 10 सबसेक्शन 6 क्या कहते हैं? रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज एन ऑफिशियल ऑफ एन एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कॉन्सुलेट और द ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन। सिंपल बता देता हूं। दिल्ली में अगर आप जाओगे ना तो आपको अलग अलग देशों की एम्बेसीज मिलेंगी, पोर्चुगल एम्बेसी, स्पेन एम्बेसी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो आप ये सोचो, आप मतलब सोचो आप किसी दूसरे देश में हो, ठीक है, आप वहां पर किसी को नहीं जानते, आप सपोज अमेरिका में हो, आप सपोज कनाडा में हो, आप सपोज कहीं पर भी हो, आप वहां पर किसी को नहीं जानते, ठीक है, तो वहां पर एक इंडियन एम्बेसी होगी। ठीक। अब इंडियन एम्बेसी में आपको कोई ना कोई इंडियन ही मिलेगा। मतलब आप सोचो कितना अजीब होगा अगर आप किसी दूसरे देश में हो, आप उस देश की भाषा नहीं समझते हो, और वहां पर आप अपने देश वाले एम्बेसी में गए और वहां पर आपको अपनी देश का बंदा ही नहीं मिला, आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? किसी भी देश में किसी दूसरे देश की एम्बेसी होने का फायदा ही क्या है? राइट। तो उसी तरह से इंडिया में जो अलग अलग देशों की एम्बेसीज हैं, उनमें जो लोग भी पर्सन्स इन चार्ज होते हैं वो तो उन्हीं अलग अलग देशों के लोग होंगे। राइट। तो उन देशों के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है, उन देशों के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट अगर उसको सैलरी पे करेगी तो कहा जाएगा लाओ भैया टैक्स दो। क्या कहा जाएगा? लाओ भैया टैक्स दो। ठीक है। लेकिन वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, किसी दूसरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है, लेकिन उस पर जो भी उसको इनकम मिलती है उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है। इसके दो कंडीशंस हैं। ठीक है। उसकी इसकी दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन कि वो बंदे का कोई और बिजनेस नहीं होना चाहिए इंडिया में। ठीक है। पता लगा यूएस एम्बेसी है इंडिया में, अब यूएस एम्बेसी में कोई तो गोरा बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो गोरा क्या करता है? सुबह से लेकर शाम तक यूएस एम्बेसी में बैठा है, रात को अपना कोई और बिजनेस करता है। तो अगर ऐसा है तो फिर यूएस एम्बेसी को जितनी भी इनकम मिल रही है उससे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है। तो यूएस एम्बेसी में बैठा हुआ कोई भी यूएस का सिटीजन, इंडिया का सिटीजन नहीं, यूएस का सिटीजन, उसको जो भी इनकम होगी सिर्फ इस एम्बेसी वाले काम से, उस पर इंडियन गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी, अगर वो सिर्फ और सिर्फ यूएस की एम्बेसी वाला काम इंडिया में कर रहा है, इंडिया में वो किसी और बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं है। पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन यह है कि सेम लॉ यूएस में भी होना चाहिए। पता लगा हम तो यूएस वाले सिटीजन से कोई टैक्स चार्ज नहीं कर रहे, और यूएस में जो इंडियन एम्बेसी है वहां जो कोई अपना देसी बंदा बैठा हुआ है उससे यूएस गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है। क्या बदतमीजी है ये? ठीक है। तो ये वाला जो 10(6) है वो कहता है कि इंडिया में जितनी भी दूसरे देशों की एम्बेसीज है, तो उन देशों के जो भी लोग हैं उनकी जो भी इनकम्स होंगी, उन इनकम्स पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, बशर्ते दो कंडीशंस। पहली कंडीशन कि उस बंदे का इंडिया में कोई और बिजनेस या प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन जिस भी देश का वो बंदा है उस देश पर भी सेम कानून होना चाहिए कि उस देश की इंडियन एम्बेसी में जो इंडियंस काम कर रहे हैं उन इंडियन से वो वाला देश टैक्स नहीं लेगा। ठीक। नेक्स्ट, compensation received or receivable from central government, state government or local authority by an individual or his legal heir on account of any disaster is exempt except to the extent of loss or damage allowed as deduction under this act। ठीक है। तो जो भी कॉम्पनसेशन मिलता है, कोई डिजास्टर हो गया, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया या कुछ भी हो गया, डिजास्टर के केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी आपको कॉम्पनसेशन मिलता है उसको एग्जेम्प्ट मान लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉम्पनसेशन है जिसका डिडक्शन अलाउड है, तो उसका अगर डिडक्शन अलाउड है तो उसको एग्जेम्प्ट नहीं मानेंगे। सिंपल। ठीक है। मैंने बताया ना, इफेक्ट सेम आएगा, बस प्रेजेंटेशन मैटर करता है। कोई भी पेमेंट अगर आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट से मिलता है तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। द वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अगर पढ़ाई लिखाई के लिए आपको कहीं से भी स्कॉलरशिप मिलती है, कितने भी रुपए की मिलती है, कहीं से भी मिलती है, तो उससे आपको उस पर टैक्स नहीं लगता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट या सोर्स ऑफ स्कॉलरशिप आपका टैक्स नहीं लगता है। फिर अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या कमिटी वगैरह है तो उनको जो भी डेली अलाउंस मिलती है वो एग्जेम्प्ट होती है। अवार्ड्स फॉर लिटरेरी, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक वर्क्स एंड अदर अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्ट। ठीक है। तो कोई भी जैसे ऑथर्स वगैरह हो गए या साइंटिफिक वर्क्स के लिए, आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कोई, मतलब गवर्नमेंट अगर आपको कोई अवार्ड दे रही है तो उन अवार्ड्स पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इधर देखो, pension received by an individual who has been in service of central or state government and has awarded
has been awarded Paramveer Chakra or Mahavir Chakra or Veer Chakra or such other gallantry award as the central government notifies is exempt from tax. ठीक है, तो अगर पेंशन दी जा रही है उस पेंशन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये हम लोगों ने सैलरीज में भी पढ़ा था कि ऐसे लोग जिनको परमवीर चक्र मिला है या महावीर चक्र मिला है और या फिर वीर चक्र मिला है या कुछ और ऐसा अवार्ड मिला है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, ऐसे लोगों को जो भी दी जाती है तो उन लोगों से पेंशन पर टैक्स नहीं लिया जाता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। नेक्स्ट, income from any source in the state of Sikkim, dividend income and interest on securities is exempt in the hands of a Sikkimese individual। तो सिक्किम में रहने वाले लोगों के पास इनकम किसी भी सोर्स से डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ये सब एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन 1 अप्रैल 2008 के बाद अगर किसी सिक्किमीज बंदे ने किसी नॉन सिक्किमीज बंदे के साथ शादी की तो फिर ये एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है 10AA, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ये कहता है कि टैक्स हॉलिडे मिलती है यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड इन SEZs, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। तो टैक्स हॉलिडे फॉर यूनिट एस्टैब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स व्हिच बिगिंस टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस आर्टिकल्स और थिंग और प्रोवाइड एनी सर्विस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2005 बट बिफोर 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 से पहले पहले अगर आपने किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई भी यूनिट एस्टैब्लिश की और वहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम कर रहे हो तो फिर आप उसमें जितना भी आपका प्रॉफिट एक्सपोर्ट के केस में आएगा वो वाला आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो प्रॉफिट पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब SEZ में जो भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो रही हैं उन यूनिट्स को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और उन यूनिट्स को इंडिया में भी बेचा जा सकता है। तो इंडिया में जो भी बेचा जाएगा उससे जो भी प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगाएगी इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन एक्सपोर्ट करने से जो भी प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना आ जाता है? एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेटली देख लेते हैं ना कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर दैट इज बेसिकली एग्जेम्प्ट। तो ये जो भी एग्जेम्पशन होता है 100% ऑफ सच प्रॉफिट्स वुड बी एग्जेम्प्ट इन द फर्स्ट 5 इयर्स। ये जो भी आपका अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन आता है ये 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा फर्स्ट 5 इयर्स में, 50% एग्जेम्प्ट होगा इन द नेक्स्ट 5 इयर्स एंड इन द लास्ट 5 इयर्स 50% सब्जेक्ट टू SEZ रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। इसी के साथ हमारा ये एग्जेम्पशंस वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों ने एग्जेम्पशंस वाला टॉपिक कर लिया है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा होता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल के बारे में। आप ये वाली टेबल देखोगे, इसमें जैसे जैसे मैं दिखाऊंगा आप वैसे वैसे देखोगे। ठीक है, तो कोई भी नॉर्मल बंदा होता है, अगर कोई भी नॉर्मल बंदा है, अभी कॉलम्स 2, 3, 4 के बारे में आएंगे हम लोग बाद में। ठीक है, तो यहां पर बोला है फॉर इंडिविजुअल्स नॉट कवर्ड इन कॉलम्स 2, 3 एंड 4। जो इंडिविजुअल्स 2, 3, 4 में नहीं है, मतलब 2, 3, 4 में वो वाले इंडिविजुअल्स कवर्ड हैं जिनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन, मतलब जो किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी में एंगेज वगैरह है, उनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो कॉलम्स 2, 3, 4 में नहीं फॉल करते हैं वो इंडिया में किसी भी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट है या नहीं है, उनके लिए क्या क्या कंडीशंस है। तो पहली कंडीशन ये है कि वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन कम से कम होना चाहिए। He must be in India for at least 182 days during the relevant previous year। अगर ये फुलफिल नहीं हो पाई तो फिर ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, एक ये और दूसरी ये। ठीक है, तो या तो ये कंडीशन फुलफिल हो, अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो हम कहेंगे कि बंदा रेजिडेंट है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तो इन दोनों को फुलफिल होना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तब भी हम लोग कहेंगे कि बंदा रेजिडेंट है। कौन सी है दो कंडीशंस, क्या क्या है दो कंडीशंस देखो। पहली कंडीशन, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, पिछले साल कम से कम 60 डेज रहे एंड 365 days during 4 previous years immediately preceding the relevant previous year। तो हमारे लिए relevant previous year क्या है? हमारे लिए relevant previous year है 21, 22। ठीक है, तो 2021, 19, 20, 18, 19 और 17, 18। ठीक है, तो अगर या तो ऐसा हो जाए कि प्रीवियस ईयर 21-22 में ये 182 दिन रहे, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो फिर प्रीवियस ईयर 21-22 में 60 दिन रहे और इन चारों सालों को मिलाकर ये कम से कम 365 दिन इंडिया में होना चाहिए। ठीक, तो या तो ये कंडीशन या तो ये दोनों कंडीशंस, अगर इनमें से कुछ भी आपका सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर ये बंदा रेजिडेंट कहलाता है, ये बंदा रेजिडेंट कहलाता है। ठीक आइए, ठीक, ये तो हो गया नॉर्मल इंडिविजुअल बीइंग्स के बारे में। अभी हम लोग कॉलम नंबर 2 वाले इंडिविजुअल्स पर आते हैं।
तो कॉलम नंबर 2 में कौन कौन है? फॉर एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ द इंडियन शिप। तो जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया को छोड़ के बाहर जाता है, या तो बाहर देश में एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए जाता है या फिर इंडियन शिप के क्रू मेंबर की तरह से जाता है, रुस्तम वाला, ठीक है। तो उसके लिए इंडिया में रेजिडेंट होने की कंडीशन क्या है? तो यहां पर जो कंडीशन ये वाली थी ना कि पिछले साल 182 दिन रहना चाहिए, बस वही कंडीशन है। अगर ये फुलफिल नहीं हुई तो इसको नॉन रेजिडेंट कह दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 6 महीने तो रहो आप, 182 दिन आप रहो। अगर वो 182 दिन रुकता है इंडिया में, 182 दिन से ज्यादा रुकता है, तो फिर उसको रेजिडेंट कह दिया जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट, ठीक है। नॉर्मल लोगों के केस में ऐसा नहीं था। नॉर्मल लोगों के केस में अगर कोई 182 डेज नहीं भी रुकता है, तो भी अगर वो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर लेता है तो उसको रेजिडेंट कह दिया जाता है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी बंदा इंडिया के बाहर जाता है, या तो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए या फिर क्रू एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ द इंडियन शिप, तो फिर उसके लिए ये वाली कंडीशन नहीं आती है। उसके लिए सिर्फ ये कंडीशन आती है कि आप रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन तक रहने चाहिए, ठीक। ये तो दो बंदे हो गए जो इंडियन सिटीजन है और जो इंडिया में है। ये वाला बंदा तो कहीं ना जा रहा है ना कहीं से आ रहा है, ये वाला बंदा कहीं बाहर जा रहा है, ठीक है। अब ये कॉलम्स 3 और 4 में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो बाहर से आ रहे हैं, जो इंडिया के बाहर से आ रहे हैं, ठीक। देखो, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर था, कम्स टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में आया, and his total income other than the income from foreign source does not exceed 15 लाख रुपए, ठीक है। मतलब इंडिया में वो आया और इंडिया की इनकम 15 लाख से कम थी, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। बाहर से चाहे जितना कमाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इंडिया में उसकी इनकम 15 लाख से कम है, अगर इंडिया में उसकी इनकम 15 लाख से कम है, तो फिर रेजिडेंट की क्या क्या कंडीशंस होंगी? तो पहली वाली कंडीशन तो एग्जैक्टली सेम है कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहना चाहिए, और दूसरी कोई कंडीशन ही नहीं है, दूसरी कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉलम 2 और कॉलम 3 में जो भी लोग फॉल करते हैं वो रेजिडेंट हो, उनके लिए एक ही कंडीशन है कि वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन इंडिया में रुकने चाहिए, ठीक। मैं एक बार समराइज कर देता हूं, वैसे समरी ही दी हुई है लेकिन फिर भी मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। हम लोगों ने अभी ये पढ़ा कि अगर कोई ऐसा कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है, कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट होगा या नहीं, इसके लिए हम एक कंडीशन ये देखते हैं कि वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा, 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे। अगर ये नहीं रह पाता है तो दो कंडीशंस और है, अगर वो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तब भी हम कह देते हैं कि हाँ भाई ये रेजिडेंट है। दो कंडीशंस कौन कौन सी? कि वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन होना चाहिए, और पिछले 4 साल में, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 4 साल में वो 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई इंडिया का बंदा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया के बाहर जाता है फॉर टू पर्पसेस, आइदर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस और एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप, तो फिर उसके केस में ये जो बाकी वाली दो कंडीशंस हैं वो नहीं काउंट की जाएंगी, वो रेजिडेंट तभी माना जाएगा अगर वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रुका है तो, ठीक। पॉइंट नंबर 3 में हम लोगों ने कहा कि अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर से इंडिया में आता है और उसकी जो इनकम है, इंडिया से जो भी इनकम है वो 15 लाख से कम है, तो उसकी जो इंडिया से इनकम है वो 15 लाख से कम है, तो फिर क्या होगा? तो भी उसकी रेजिडेंसी की कंडीशन को देखने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए रुका है, ठीक। चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई बंदा बाहर से इंडिया में आया और उसकी इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो देखो, for an Indian citizen or a person of Indian origin who being outside India comes to visit India during the relevant previous year and his total income other than the income from foreign sources exceeds 15 lakhs, Indian income 15 लाख से ज्यादा है, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन तो सेम है कि पिछले साल 182 दिन रुके। अगर मान लो नहीं रुक पाता है तो दो कंडीशंस, और ये दोनों ही कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती हैं तो फिर हो जाएगा काम, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मल केस में भी ये दो कंडीशंस थी, इसमें क्या था कि कम से कम 60 दिन रहे, यहां पर उसका डबल 120 दिन रहे, प्रीवियस ईयर में 120 दिन रहे। यहां क्या था? एंड 365 डेज होना चाहिए, यहां पर एग्जैक्टली सेम 365 डेज होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, यहां पर भी 365 डेज होना चाहिए। तो चार कैटेगरीज के इंडिविजुअल्स, चारों को हम लोगों ने देख लिया। ये वाला एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई भी इंडियन ओरिजिन का बंदा, कोई भी इंडिया का सिटीजन है, वो बाहर से इंडिया में आ रहा है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख को एक्सीड कर रही है, तो रेजिडेंट है या नहीं है, उसके लिए हम पहले तो देखेंगे कि क्या वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में था। अगर था तो रेजिडेंट है, अगर नहीं था
तो फिर हम दो कंडीशंस और चेक करेंगे कि क्या वो इंडिया में कम से कम 120 दिन के लिए था, 182 नहीं था लेकिन 120 दिन के लिए था क्या प्रीवियस ईयर में, और इसके साथ ही साथ पिछले 4 साल में, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 4 साल में क्या वो 365 दिन था, अगर था तो इसको भी रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, अब एक बार ये डिटरमिन हो गया कि बंदा रेजिडेंट है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या बंदा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या बंदा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। तो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशंस इसको फुलफिल करनी पड़ती हैं। ठीक है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, इनको एडिशनल कंडीशंस कहा जाता है। ये जो थी ये सारी बेसिक कंडीशंस है। ठीक है, दीज आर बेसिक कंडीशंस, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन। ठीक है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होने के लिए एडिशनल कंडीशन कहा जाएगा। और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए क्या होना होगा उसको कि ही शुड बी अ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब अपना जो 21-22 है उससे पिछले 10 सालों में कम से कम 2 सालों में, कम से कम 2 सालों में उसको रेजिडेंट होना चाहिए एंड शुड बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग द 7 years प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और पिछले प्रीवियस ईयर 21-22 से 7 साल पहले उसको इंडिया में 730 डेज के लिए कम से कम रहना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम लोग कहेंगे ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। ठीक, फिर एक कॉन्सेप्ट होता है डीम्ड रेजिडेंट का। डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है? एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन having total income other than income from foreign sources exceeding 15 lakh rupees during the previous year would be deemed to be a resident but not ordinarily resident in India in that previous year if he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature। ठीक है, तो अगर वो किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है तो उसको फिर इंडिया में रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि यहां पर ये देखो बात कॉलम 4 की हो रही है, बात कॉलम 4 की हो रही है कि इंडिया में आया और इंडियन सोर्स से उसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है, यही बात है। इंडिया में आया और इंडिया सॉरी 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 सॉरी, बात कॉलम 3 की हो रही है, बात कॉलम 3 की हो रही है। एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम एक्सीडिंग फॉरेन लैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये कॉलम नंबर 3 वालों की बात हो रही है जिनकी इंडियन इनकम, जो बाहर से आते हैं लेकिन जिनकी इंडियन इनकम 15 लाख से कम है, उनको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा अगर वो किसी भी और देश में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। ठीक है, the provision would not apply in case an individual who is said to be a resident in India in the previous year under section 6(1). ठीक है, अगर उसको रेजिडेंट मान लिया जाएगा तो फिर उस वाला सेक्शन नहीं लगेगा। ऑलराइट, इंडिविजुअल्स का रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया। एचयूएफ्स के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करते हैं तो देखो, एन एचयूएफ वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। तो अगर उसके अफेयर्स का कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में ही सिचुएटेड है तो इसको इंडियन एचयूएफ बोलेंगे, रेजिडेंट एचयूएफ बोलेंगे। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया इट वुड बिकम अ नॉन रेजिडेंट। तो जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट वाली चीज होती है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के केस में होती है, एचयूएफ्स, कंपनीज, फर्म्स, एओपीज, बीओआईज इनके केस में नहीं होती है। If the HUF is resident, then the satisfaction or otherwise of additional conditions by Karta would determine whether HUF is ROR or RNOR. Sorry, ठीक है, HUF में ये ROR और RNOR है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि कर्ता जो है, कर्ता ने एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है या नहीं किया है। ठीक है, कर्ता ने एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है या नहीं किया है, इस पर डिपेंड करेगा कि जो HUF है वो ROR है या RNOR है, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। ठीक है, तो एक बार HUF अगर रेजिडेंट बन गई तो फिर कर्ता अगर एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, यही है एडिशनल कंडीशंस, कर्ता अगर एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तब तो हम कहेंगे कि HUF ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। लेकिन अगर कर्ता ने इन दोनों एडिशनल कंडीशंस में से किसी भी एक एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो HUF है वो RNOR है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। If Karta satisfies both the additional conditions mentioned in the previous page, then the HUF would be ROR, otherwise the HUF would be RNOR. ये हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। फिर आ जाओ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स, AOPs and BOIs। तो a firm, AOP or BOI would be resident in India if the control and management of its affairs is situated wholly or partly in India. If the control and management of the affairs is situated wholly outside India, they would become a non-resident। तो ये फर्म, AOP, BOI, कंपनी वगैरह के केस में ROR और RNOR वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिविजुअल और HUF के केस में ये है। ठीक है,
रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी देखो, अ कंपनी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। अब ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अभी आप लोगों को नाम से जितना समझ में आ रहा है वही बहुत है, बाकी आप लोग सीए फाइनल में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाई करोगे। If the company is not an Indian company and its POEM is also not in India in that year, it would become a non-resident for that year. राइट तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया। अभी स्कोप ऑफ टोटल इनकम एक बार देख लेते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर अ रेजिडेंट, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर एन ROR, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर एन RNOR और डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर नॉट अ रेजिडेंट, आपकी कौन कौन सी इनकम का इंडिया में टैक्स लगेगा। ठीक है, कौन कौन सी इंडिया पर, कौन कौन सी इनकम पर इंडिया वालों को आपको टैक्स देना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट आपसे कब कब टैक्स लेगी। तो अगर आप ROR हो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, तब तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। ग्लोबल इनकम आपकी टैक्सेबल है, दुनिया में कहीं से भी कुछ भी कमाओ आप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करो। अगर आप R बट NOR हो, आर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, तो फिर देखो इनकम विच इज रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और अरिजन, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, जो इंडिया में इंडिया से उत्पन्न होगी वो वाली इनकम, एंड इनकम विच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। या इनकम भले ही आपकी बाहर जनरेट हुई हो, लेकिन वो जो इनकम कहां से जनरेट हुई है, इंडियन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस से। ठीक है, तो अगर आप ROR हो तब तो सिंपली ग्लोबल इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन अगर आप RNOR हो तो फिर दो चीजें आपकी टैक्सेबल होंगी। पहली बात तो अगर इंडिया आपकी अगर आपकी जो इनकम है वो इंडिया में ही अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है, रिसीव हो रही है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। या दूसरी कंडीशन, अगर इनकम आपकी बाहर भी अक्रू, अराइज या रिसीव हो रही है लेकिन वो इंडियन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस से हो रही है, तो फिर उसका भी टैक्स आपको इंडियन गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट में आपको सिर्फ उस इनकम को उस इनकम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करना है जो इनकम एक्चुअली रिसीव्ड या डीम टू बी रिसीव्ड या अक्रूड और अराइज्ड इन इंडिया हो रही है। ठीक है, आपको इंडियन गवर्नमेंट को सिर्फ इन इनकम्स पर टैक्स पे करना है। एंड विद दिस हम लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है। ऑलराइट, तो रेजिडेंशियल स्टेटस भी हमारा खत्म हो गया। हम लोग आ जाते हैं रिटर्न फाइलिंग वाले पे, अपना आज के मैराथन का आखिरी टॉपिक। ठीक है, आज के मैराथन का आखिरी टॉपिक रिटर्न फाइलिंग। देखो प्योरली थियोरेटिकल है, सो आई जस्ट रीड आउट एवरीथिंग जिससे आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 which talks about assessees required to file return of income compulsorily। तो किन किन assessees को return of income compulsorily फाइल करना होता है। तो देखो पहला, कंपनीज एंड फर्म्स वेदर हैविंग प्रॉफिट और लॉस और नील इनकम। तो कंपनीज और फर्म्स को तो हर केस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। अ पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, मतलब ROR, ठीक, having an asset including any financial interest in any entity located outside India held as a beneficial owner or a beneficiary or who has a signing authority in any account located outside India whether or not having income chargeable to tax। तो अगर आप ROR हो और आपका बाहर इंडिया के बाहर कोई भी एसेट है, कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, कोई भी बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है, तो फिर आपको इंडिया में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा चाहे आपकी कोई इनकम आई हो चाहे ना आई हो। Individuals, HUFs, AOPs, BOIs, and artificial juridical persons whose total income before giving effect to the provisions of Chapter 6A and Sections 54, ये Chapter 6 से यानी deductions from gross total income जो हम लोगों ने कल किया था, और ये Sections 54, 54B, 54D, 54EC, 54F ये capital gain वाले exemptions हो गए, हाँ capital gains वाले exemptions हो गए ये, exceeds the basic exemption limit। ठीक है, exceeds the basic exemption limit। Any person who during the previous year deposited more than 1 crore rupees in one or more current accounts maintained with a banking company or a cooperative bank, ठीक है, इनकम नहीं है लेकिन आपने 1 करोड़ से ज्यादा कैश जमा किया तो फिर रिटर्न फाइल करो। और has incurred expenditure of more than 2 lakh rupees for himself or any other person for travel to a foreign currency। अच्छा इनकम कोई नहीं है लेकिन बाहर जाने के लिए 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, रिटर्न भरो। Has incurred expenditure of more than 1 lakh rupees towards consumption of electricity। भाई साहब बिजली का बिल साल भर का तुम्हारा 1 लाख रुपए का आया और कह रहे हो इनकम नहीं है, रिटर्न भरो। और fulfill such other conditions as may be prescribed। ठीक, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या क्या होता है, जिनका ऑडिट रिक्वायर्ड होता है उनका 31 अक्टूबर, जिनका ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं होता है उनका 31 जुलाई, और ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग वाली चीज होती है 92E में जो आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे उनके लिए 30 नवंबर। ठीक,
ऑलराइट, सेक्शन 234A इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, इसको हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसके साथ एडवांस टैक्स वाले चैप्टर के साथ पढ़ा था। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक रिटर्न को फाइल नहीं किया तो जब भी आप फाइल करते हो तब तक जितने भी दिन होंगे आपको 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ तक इंटरेस्ट पे करते रहना होगा, ठीक है। So interest under section 234A is payable where an assessee furnishes the return of income after the due date or does not furnish the return of income. Assessee shall be liable to pay simple interest at 1% per month or part of the month for the period commencing from the date immediately following the due date and ending on the following dates. अगर रिटर्न आपने फाइल कर दिया तो जब तक आपने रिटर्न फाइल किया तब तक, अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो फिर जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक. However, where assessee has paid taxes in full on or before the due date, interest under section 234A is not लेविएबल. अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया लेकिन आपने टैक्सेस पूरे पे कर दिए तो फिर 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा. फिर एक होता है 234F, फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम. ठीक, where a person who is required to furnish a return of income under section 139 fails to do so within the prescribed time limit under section 139(1), he shall pay by way of a fee a sum of 5,000 rupees. ठीक है, तो दोनों चीजें लगेंगी. 234A का इंटरेस्ट भी लगेगा अगर आपने लेट फाइल किया, और अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक आपने रिटर्न भी फर्निश नहीं किया तो 234F की फीस भी लगेगी. 234F फीस 5,000 की फीस. However, if the total income of the person does not exceed 5 lakh rupees, the fees payable shall not exceed 1 lakh rupees, 1,000 rupees. लेकिन अगर आपके जो भी टोटल इनकम है 5 लाख या उससे कम है तो फिर जो भी फीस है वो 5,000 की जगह 1,000 ही रह जाएगी. सेक्शन 139(3) कहते हैं रिटर्न ऑफ लॉस. तो अगर आपको अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अपने लॉसेस वगैरह को, सिर्फ दो चीजों का आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो बिना रिटर्न फाइल किए. दो चीज कौन कौन सी? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हम लोगों ने जब ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला टॉपिक किया था तो इसके बारे में हम लोगों ने तब वहां पर भी बात की थी कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन व्हेन यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ लॉस. ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ लॉस हो चाहे इनकम हो कुछ भी हो, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है. लेकिन अगर आपको किसी भी और चीज का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इवन इफ यू हैव अ लॉस. तो आप लॉस रिटर्न फाइल. An assessee can carry forward a set of his or its losses provided he has filed his return under section 139(3) within the due date specified under section 139(1). Exception क्या है? Loss from house property and unabsorbed depreciation can be carried forward for set off even though return has not been filed before the due date. फिर एक होता है बिलेटेड रिटर्न. आप टाइमली रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए तो एक कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की आपको दे दी हुई है कि कोई बात नहीं यार, आप लेट रिटर्न फाइल कर दो. ठीक है, लेट रिटर्न फाइल कर दो. So return of income for any previous year which has not been furnished within the time allowed under section 139(1) may be furnished at any time before the. तो late return file करने की लिमिट्स क्या है? 3 months prior to the end of the relevant assessment year. 3 months prior to the end of the relevant assessment year. That is 31/12/2022 for previous year 21-22. previous year 21-22 कब खत्म होगा आपका? previous year 21-22 का assessment year कब खत्म होगा? assessment year खत्म होगा 31 मार्च 2023 में. ठीक है, previous year 21-22 इसका असेसमेंट ईयर कब है? 22-23 है. कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023 को खत्म होगा. 31 मार्च 2023 को खत्म होगा. इससे पहले, इससे 3 महीने पहले, तो यानी 31 दिसंबर 2022 तक आप रिटर्न फाइल कर दीजिए या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. फिर एक होता है रिवाइज रिटर्न. आपने रिटर्न फाइल कर दिया लेकिन उसमें कुछ गलती निकल आई तो देखो, if any omission or any wrong statement is discovered in a return furnished under section 139(1) or belated return under section 139(4), यहां पर एक अक्सर कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है. A revised return may be furnished by the assessee at any time before 3 months prior to the end of the relevant assessment year. मतलब again वही 31 December 22 या फिर completion of assessment whichever is earlier. Thus belated return can also be revised. उसके बाद सेक्शन 139 में आता है कि आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर बताना होगा. तो कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी इन ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस. ठीक है, इन ट्रांजैक्शंस में आपको हमेशा कंपल्सरीली अपना पैन मेंशन करना होगा. क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं? इन ऑल रिटर्न्स टू और कॉरेस्पॉन्डेंस विद एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी. तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को अगर आप कोई भी रिटर्न्स दे रहे हो या उनसे कोई भी नोटिस वगैरह आया और आप उन नोटिस का जवाब दे रहे हो तो वहां पर आपका पैन मेंशन होना जरूरी होता है. इन ऑल चालान्स फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम ड्यू अंडर द एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए चालान जो भी बनेगी उसमें आपको अपना पैन नंबर लिखना होगा.
in all documents pertaining to such transactions entered into by him as may be prescribed by the CBDT in the interests of revenue. For example, sale or purchase of motor vehicle, payment in cash of amount exceeding 50,000 rupees to hotel against bill or bills of any one time etc. ठीक, तो अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदी या 50,000 से ज्यादा होटल को कैश में पेमेंट किया तो फिर भी आपको पैन मेंशन करना पड़ेगा. इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद द आधार नंबर. इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद द आधार नंबर. तो कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास आधार होगा लेकिन पैन नहीं होगा. ठीक है, तो आप पैन की जगह आधार भी मेंशन कर सकते हो. तो इधर देखो, every person who is required to furnish or intimate or quote his PAN may furnish or intimate or quote his Aadhaar number in lieu of the PAN with effect from 1st September 2019 if आधार आप कब कोट कर पाओगे? 1 सितंबर 2019 के बाद से आप आधार कोट कर सकते हो पैन की जगह पर. अगर if he has not been allotted a PAN but possesses the आधार नंबर, अगर आपके पास पैन नहीं है लेकिन आधार नंबर है, has been allotted a PAN and has intimated his Aadhaar number to prescribed authority in accordance with the requirement contained in section 139AA2. अब ये 139AA2 क्या है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, तो अगर उसके पास पैन है और उसने प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को आधार नंबर इंटीमेट कर दिया है तो भी वो यहाँ पर आधार नंबर बता सकता है. पैन की जगह पर आधार नंबर बता सकता है. 139AA कोटिंग ऑफ आधार नंबर. इधर देखो, to be quoted, Aadhaar number is to be quoted by every person on or after 1st July 2017 in the application for allotment of PAN and in return of income. तो 1st जुलाई 2017 के बाद पैन के लिए भी अगर आपको एप्लीकेशन डालनी है तो आपको आधार नंबर मेंशन करना होगा और रिटर्न ऑफ इनकम में भी आपको आधार नंबर मेंशन करना होगा. If a person does not have an Aadhaar number, the enrollment ID of Aadhaar application form issued to him at the time of enrollment shall be quoted. अगर आधार नंबर अभी तक अलॉट नहीं हो पाया है तो आधार एप्लीकेशन फॉर्म में जो एनरोलमेंट आईडी लिखी हुई होती है आप उसको कोट कर दीजिए. Every person who has been allotted PAN as on 1st July 2017, 1st जुलाई 2017 से पहले जिसको भी पैन मिल चुका है and who is eligible to obtain आधार नंबर और जो आधार नंबर लेने के लिए एलिजिबल है shall intimate his आधार नंबर to the prescribed authority on or before 30th June 2021. ठीक है, तो पैन अलॉट हो चुका है 1 जुलाई 2017 या उससे पहले और आप आधार नंबर लेने के लिए एलिजिबल हो. ठीक है, तो आप प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को अपना आधार नंबर इंटीमेट कर दीजिए ऑन और बिफोर 30th जून 2021. फिर अब देखो सेक्शन 234H, where a person who is required to intimate his Aadhaar number under section 139AA2 fails to do so on or before the notified date, that is 30th June 21, he shall be liable to pay such fee as may be prescribed at the time of making intimation under section 139AA2 after 30th June 2021. However, such fees shall not exceed 1,000 rupees. तो वही चीज है जो यहाँ पर लिखी हुई है कि आप अपना आधार नंबर कोट करेंगे. अगर आप आधार नंबर नहीं इंटीमेट कर पाए तो आप फीस भरेंगे और ये जो फीस है वो 1,000 रुपए तक ही होगी, 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी. Then we have the last point, section 140A, which talks about self-assessment. So where any tax is payable on the basis of any return required to be furnished under section 139 after taking into account. So where any tax is payable on the basis of any return required to be furnished under section 139, the assessee shall be liable to pay such tax together with the interest and fee payable. Tax भी pay करो, interest भी pay करो, fees भी pay करो under any provision of this act or for any of this act for any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of advance tax before furnishing the return. ठीक है, तो एक तो 234 हम लोगों ने क्या क्या देखा? हमने 234A देखा, इंटरेस्ट ऑन लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न. फिर हमने 234B देखा था, डेफरमेंट ऑफ टैक्स वाला, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला, एडवांस टैक्स वाला. 234C देखा था, डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स वाला. ये हमने देखा था शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये हमने देखा था डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और ये था लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न. और 234F की फीस भी देखी थी कि अगर आप इनकम रिटर्न ऑफ इनकम को लेट फाइल करते हो तो 234F की इसमें फीस लग जाती है. ठीक है, तो वो बोला जा रहा है कि अगर आपका जो भी टैक्स पेएबल होता है आप उसको पे करिए आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट व्हाट द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच इज ऑलरेडी पेड, द टीडीएस या टीसीएस या 89 वाली रिलीफ और सैलरी वाली रिलीफ या एनी टैक्स क्रेडिट क्लेम टू बी सेट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 जेडी एंड एनी टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 191(2). ठीक है, तो अगर ये सब आप कर चुके हो उसके बाद आपका कोई भी टैक्स पेएबल आता है तो वो वाला टैक्स इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट टुगेदर विद द इंटरेस्ट एंड फी पेएबल वगैरह वो सब कुछ आप पे करोगे. Last point, where the amount paid by the assessee under section 140A1 falls short of the aggregate of the tax, जितना भी आपने पे किया
वो अगर टैक्स से भी कम पे कर पाए, जितना टैक्स बनना था उससे कम पे कर पाए, इंटरेस्ट एंड फी एज अफोरसेड द अमाउंट सो पेड शैल फर्स्ट बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द फी पेबल एंड देयर आफ्टर टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड द बैलेंस शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द टैक्स पेबल। ठीक है, तो सपोज आपको 1,00,000 रुपए का टैक्स पे करना था, ठीक, आपको 30,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना था, आपको 20,000 रुपए की फीस पे करनी थी, टोटल कितना, आपको 1,50,000 रुपए पे करना था। ठीक, आपने पे किया 1,40,000, तो हम मानेंगे कि सबसे पहले आपने फीस पे कर दी पूरी, 20,000 की फीस पूरी आपने पे कर दी, फिर हम मानेंगे आपने 30,000 का इंटरेस्ट पूरा का पूरा पे कर दिया, और फिर ये टैक्स में आपने सिर्फ 90,000 पे किया, टैक्स में आपने सिर्फ 90,000 पे किया। ठीक है, क्योंकि ये जो 10,000 का बचा हुआ टैक्स है उस पर और जितनी देर से करते रहोगे उतना और इंटरेस्ट और फीस वगैरह लगता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि पहले उसको एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स अ फी पेबल, फिर इंटरेस्ट, फिर उसको एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स टैक्स पे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का मैराथन सेशन खत्म हो जाता है। 3 टॉपिक्स हम लोगों ने फटाफट से निपटा लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं, आप लोग प्लीज इनके क्वेश्चंस कर लीजिएगा। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं। तो आपको आना होगा अनअकैडमी की वेबसाइट पर आप आइएगा अनअकैडमी की वेबसाइट पर, अनअकैडमी की वेबसाइट पर सी इंटरमीडिएट सेलेक्ट करके आप यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये वाला ऑप्शन खुल जाएंगे, 3 ऑप्शंस आएंगे, प्लस, आइकॉनिक, एलाइट। आप सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करिएगा और यहां पर आप मेरा कोड डाल दीजिएगा निष्ठेन, अप्लाई कर दीजिएगा, और अप्लाई करने के बाद आप लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आजा मेरे भाई, क्या कर रहा है, हाँ आ गया। ठीक है, फिर यही आइकॉनिक और यही आपका लाइट। तो इस तरह से आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।